लास्ट टाइम हमारे पास टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारे पास टॉपिक चल रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट किस्म के फंक्शन थे जो हमारे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें पहला फंक्शन था हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट का, दूसरा था मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा था डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा था स्टोरेज मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट था, इसके बाद मैथ स्टोरी मैनेजमेंट था और फाइल हेलो मैनेजमेंट। सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। पहले तक मेरी आवाज़ ठीक आ रही थी, जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मेरी आवाज़ आना बंद हो गई है यार। सर काइंडली डिस्ट्रैक्शन हो रहा है सर, शोर आ रहा है साथ। उमैर भाई थोड़ा सा वॉल्यूम आहिस्ता कर। अच्छा, इसमें हमारे पास जो आ रहा है ना वो सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने ये बात की थी कि अगर डिफरेंट किस्म के प्रोसेस चल रहे होते हैं ना कंप्यूटर के ऊपर, तो ये सीपीयू की जिम्मेदारी होती है कि उसने किस तरीके के साथ हर प्रोसेस को जो है वो मैनेज करना होता है। इसके लिए उसके बाद डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड ट्रिपन वगैरह होते हैं। फिर हमारे पास टॉपिक आया था आगे मेमोरी मैनेजमेंट का। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर उसने हमारे पास ये बात की थी कि कंप्यूटर के ऊपर आपने मेमोरी को किस तरीके से मैनेज करना था। जब एक चीज़ आप अपनी डिस्क से निकाल के मेमोरी की तरफ लाते हैं या मेमोरी से दोबारा डिस्क की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो उसमें आपने किस तरीके के साथ मेमोरी को मैनेज करना होता है। या आपने अगर कोई एक प्रोसेस कंप्यूटर में चला रहे हैं तो उस प्रोसेस के पास मेमोरी में कितनी जगह रिक्वायर्ड थी, वो चीज़ देखनी होती है आपने। तो वो देखना होता है कि आपके पास ये कितनी स्पेस जो है वो मेमोरी के अंदर उसने कितनी जगह ली हुई है, या कितनी जगह उसने जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो उसने मेमोरी के अंदर जो जगह है वो वापस छोड़ देनी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चेक करनी होती है। फिर आता है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में ये होता है कि सीपीयू का एक फंक्शन ये भी होता है, जो कंप्यूटर के साथ डिफरेंट किस्म की डिवाइसेज होती हैं जिनको आप आईओ डिवाइसेस का नाम देते हैं। उसमें बेसिकली तौर पे आपके पास डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस होती हैं जिनको आप आईओ डिवाइसेस का नाम देते हैं। माउस हो जाता है, कीबोर्ड हो जाता है, इसके अंदर इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। ये भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी आती है। फिर आती है स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट में ये बात होती है हमारे पास कि कंप्यूटर के अंदर, जी कोमल क्या क्वेश्चन है आपका? कोमल बोले हैं क्या क्वेश्चन है? स्लाइड शेयर नहीं हो रही आप लोगों के पास? नहीं हो रही। किसी को नजर नहीं आ रही? नो सर। स्लाइड्स मैंने शेयर तो की हुई हैं। दोबारा करता हूँ। अब नजर आई है? यस सर। ओके। अच्छा, स्टोरेज मैनेजमेंट होता है। स्टोरेज मैनेजमेंट से मुराद वो ये बात करता है कि कंप्यूटर के अंदर जो उसकी इंटरनल मेमोरी होती है ना वो थोड़ी सी कम होती है। कंप्यूटर के अंदर जो उसकी इंटरनल मेमोरी है ना वो बहुत कम होती है, जो जिसको आप प्राइमरी मेमोरी का नाम देते हैं। साथ दूसरे नंबर पे परमानेंट और जो होती है टेम्परेरी मेमोरी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पे स्टोरेज मेमोरी के अंदर वो ये बात करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा को सेव करने के लिए से परमानेंट मेमोरी की जरूरत पड़ती है, जिसको आप हार्ड डिस्क का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ कोई और एक्सटर्नल हार्ड कनेक्ट करते हैं या यूएसबी फ्लैश वगैरह कनेक्ट करते हैं, या किसी सीडी या किसी डीवीडी के अंदर किसी सीडी या किसी डीवीडी के अंदर अगर आप अपने डाटा को सेव वगैरह कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ होती है ना उसके लिए भी आपको मेमोरी की जरूरत पड़ती है, और ये सीपीयू के जिम्मे होता है कि सीपीयू इस मेमोरी को हैंडल करता है। ठीक हो गया? उसके बाद आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट से मुराद होता है कि आप जितनी भी फाइल वगैरह आती हैं, जितना भी डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन आप क्रिएट करते हैं ना,
फाइल बेसिकली तौर पे होता क्या है कि एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है ना, इसको आप फाइल का नाम देते हैं, जो कि यूजर जो है वो क्रिएट करता है। अब ये जो फाइल है ये आपकी सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म के अंदर होती है, सोर्स कोड में या ऑब्जेक्ट फॉर्म में होती है। अब आपकी फाइल के अंदर जो डाटा है वो आपका न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, बाइनरी फॉर्मेट में भी होता है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने फिर इन फाइल्स को डिफरेंट तरीके से मैनेज करना होता है। इसके बाद डिफरेंट तरीके के मेथड होते हैं, सिक्वेंशनल फाइल का मेथड होता है, रैंडम फाइल एक्सेस का मेथड होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मे होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके के साथ हर एक यूजर की फाइल को मैनेज कर रहा होता है। और अगर आप फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट ऊप के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे आप शायद आपने पहले पढ़ लिया हो, तो वहाँ पे आप फाइल को डिफरेंट तरीके से ओपन करते हैं, अपेंड मोड के अंदर, रीड मोड के अंदर या राइट मोड के अंदर। वहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के साथ अपनी फाइल्स जो है ना उसको ओपन करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ, मेरा ख्याल में खतरा सुना रहे हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी ये होती है कि इसने ना फाइल्स को क्रिएट भी करना होता है, फाइल्स को डिलीट भी करना होता है। हर एक यूज़र जो है ना, डिफरेंट किस्म के जो यूज़र्स होते हैं, हर यूज़र्स के लिए इसने फाइल्स को क्रिएट करना होता है, किस यूज़र को फाइल की फैसिलिटी देनी होती है। इसके अलावा फाइल्स का बैकअप जो क्रिएट करना होता है वो भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। तो ये डिफरेंट किस्म के फंक्शन हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने परफॉर्म करने होते हैं। फिर आ जाता है मैस स्टोरेज। मैस स्टोरेज बेसिकली तौर पे ना आपके पास वो ये बात करता है कि आपकी जो मेन मेमोरी होती है ना, वो आपके पास इनफ नहीं होती कि आप उसके अंदर ना इतने ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकें। फिर आप उसके लिए क्या काम करते हैं कि आप ना अपने कंप्यूटर के साथ ना और जो दूसरे किस्म की मेमोरीज होती है ना, उनको आप अटैच कर लेते हैं। अब मैथ स्टोरेज के लिहाज से वो ये बात करता है कि इसका एक काम ये होता है कि इसने फ्री स्पेस मैनेजमेंट करनी होती है कि अगर कोई फ्री स्पेस पड़ी होती है तो उसके ऊपर जाके फाइल्स को स्टोर कर देना होता है। नहीं तो स्टोरेज एलोकेशन का काम जो होता है वो भी इसी के जिम्मे होता है। स्टोरेज एलोकेशन में क्या बात होती है कि वो देखता है कि अगर आपके पास एक डिस्क है ना, तो उस डिस्क के अंदर अगर 5 ट्रैक खाली पड़े हुए हैं तो वो देखेगा 5 ट्रैक खाली हैं, बाकी ट्रैक उसके फिल हुए हैं, ये सेक्टर जो होते हैं वो फिल हुए हैं। तो वो क्या काम करता है कि पहले उन सेक्टर्स को वो उसके अंदर पेश करता है डाटा को, फिर बाद में जाके दूसरे सेक्टर्स के अंदर पेश करता है। या फिर ये डिस्क शेड्यूलिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करता है ताकि आपका जो डाटा है वो एफिशिएंटली तरीके के साथ स्टोर हो सकता होगा। तो मैस स्टोरेज के अंदर इन शॉर्ट आप यूं समझें कि इसने आपके डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर प्रोवाइड करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप अपनी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट के अंदर ना हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, पीछे फाइल मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं। फाइल मैनेजमेंट के अंदर ना हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि अगर आपने फाइल में से डाटा को एक्सेस करना होता है तो दो तरीके होते हैं। एक को आप नाम देते हैं सिक्वेंशनल एक्सेस मेथड का, और एक को आप नाम देते हैं रैंडम एक्सेस मेथड का। चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर ले टाइम को। आपके जो क्वेश्चन है ना, आप ये क्वेश्चन अगर बाद में पूछ लिया करें तो मेरे लिए ये आसानी रहेगा यार, दरमियान में लेक्चर का फ्लो टूट जाता है। बिलावल साहब से बात करके चेक कर लेते हैं, क्लास का टाइम चेंज कर दो, बता दो सजेशन बाद में क्या करना होगा। तो फाइल के अंदर ना दो तरीके होते हैं, एक को आप नाम देते हैं सिक्वेंशनल एक्सेस मेथड का, और एक को आप नाम देते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेथड का। सिक्वेंशनल एक्सेस मेथड का मतलब होता है कि जिस तरतीब के अंदर आपने अपने डाटा को सेव किया है ना, उसी तरतीब के अंदर आपका डाटा जो दोबारा आपको रिकवर हो जाए तो उसको आप सिक्वेंशनल एक्सेस मेथड का नाम देते हैं। तरतीब के साथ डाटा, मतलब पहले आपने रोल नंबर 1 को कॉल किया, फिर आपने रोल नंबर 2 को कॉल किया, फिर आपने रोल नंबर 3 को कॉल किया, फिर आपने रोल नंबर 4 को कॉल किया। तो जिस तरतीब के अंदर आपने डाटा को सेव किया उसी तरतीब के अंदर अगर आप डाटा को एक्सेस करते हैं तो ये आपका सिक्वेंशियल मेथड कहलाता है। और रैंडम एक्सेस मेथड ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर आप डाटा को
रैंडमली चूज कर लेते हैं, रैंडमली कहीं से भी आप अपने डाटा को पिकअप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी क्लास के अंदर रोल नंबर 50 खड़ा हो जाए, या आप ये कहते हैं क्लास के अंदर रोल नंबर 39 खड़ा हो जाए, तो अब ये जो मेथड होगा इसको आप डायरेक्ट एक्सेस मेथड का नाम देते हैं। तो ये जो दो तरीके के मेथड होते हैं आपके पास, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड और डायरेक्ट एक्सेस मेथड। फिर इसके बाद ना हमारे पास एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, मेमोरी से रेलिवेंट होता है, उसको आप कैशे मेमोरी का नाम देते हैं। अक्सर ने नाम सुना भी होगा कैशे मेमोरी का, डीआरडी के अंदर में भी शायद आपने इसको पढ़ भी लिया हो कैशे मेमोरी को। कैशे मेमोरी बेसिकली तौर पे ना एक फास्टर किस्म की टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि आपके सीपीयू के अंदर ही पाई जाती है। ये फास्टर मेमोरी होती है। इसका मकसद ये होता है कि आपने अपने डाटा को ना फास्ट करना होता है। फास्ट किस तरीके से करना होता है? होता ये है कि जब भी सीपीयू मेमोरी में से कोई डाटा एक्सेस करता है ना, या मेमोरी के अंदर वो कोई डाटा रीड या राइट करता है, तो उस वक्त वो क्या काम करता है कि उसकी एक कॉपी जो होती है वो कैशे मेमोरी के अंदर सेव कर देता है, और एक कॉपी जो होती है वो मेन मेमोरी के अंदर सेव कर देता है। कैशे मेमोरी चूंकि सीपीयू के पास ही होती है, सीपीयू के अंदर ही होती है, इसलिए इसे कैशे मेमोरी में से डाटा को एक्सेस करना जल्दी हो जाता है। जब अगली दफा उसको उस डाटा की जरूरत पड़ती है ना, तो बजाय वो मेन मेमोरी के पास जाने के वो कैशे मेमोरी के पास जाता है और चेक करता है कि कैशे मेमोरी में वो डाटा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा। अगर कैशे मेमोरी में पड़ा हो तो वो डाटा को एक्सेस कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने यही डाटा मेन मेमोरी से एक्सेस करना था, वहां पर उसे 5 सेकंड लगते हैं, कैशे मेमोरी में से ये डाटा उठाने के लिए उसे 2 सेकंड रिक्वायर है, तो इस लिहाज से उसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है। तो कैशे मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, और इसका मेन मकसद जो होता है वो प्रोसेसर की स्पीड को फास्ट अप करना होता है, और ये डाटा को टेम्परेरी पर्पज के लिए स्टोर करती है। और यूजली वो डाटा अपने पास स्टोर करती है जो बाहर बाहर सीपीयू जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है, या मोस्ट रिसेंटली डाटा जो होता है ये वो अपने पास इसको रखता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको आप कैशे मेमोरी का नाम देते हैं। ये बात समझ आ गई कैशे मेमोरी की? उसके बाद ना आपके पास आपका जो सीपीयू है उसका एक और फंक्शन ये भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका एक और फंक्शन ये भी होता है कि प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी इसने प्रोवाइड करनी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना आपको पासवर्ड्स का ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डिफरेंट यूजर्स को लॉग इन और लॉग आउट वगैरह कर सकता है, तो ये एक किस्म से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। या अगर आपने एक ऐसी नेटवर्किंग की हुई है जिसके अंदर एक प्रोसेसर के ऊपर डिफरेंट यूजर जो है वो लॉगिन हुए हैं, तो अब क्या होगा कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस चीज की कहेंगे इस चीज की उसने जरूरत है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को इस चीज की जरूरत होती है, उसने इस चीज की याद दहानी करवानी होती है कि एक यूजर जो है वो दूसरे यूजर के डाटा को एक्सेस ना कर पाए, एक यूजर जो है वो दूसरे यूजर के डाटा को हासिल ना कर पाए। मल्टीपल यूजर्स, जब कंकरेंट यूजर्स होते हैं ना, मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उसने ये काम करना होता है कि एक सीपीयू के ऊपर अगर मल्टीपल प्रोसेस काम कर रहे हैं, तो वो यही कोशिश होती है कि एक यूजर जो है वो दूसरे यूजर का डाटा एक्सेस ना कर पाए। ये जो बेसिक मकसद होता है ना, इसको आप प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का नाम देते हैं।